हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे एचपीएससी लेक्चर का एक एग्जाम हुआ था, उसके पीवाईक्यूज को क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चा, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? सो इंडिफरेंस कर्व आप लोगों के पास में क्या होता है, इट इज ए कर्व जो आप लोगों के पास में क्या शो करते, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये आप लोगों के पास में टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, जिसके अंदर हर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या मिलती है, प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। जो हर कॉम्बिनेशन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? तो हर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या मिलते, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो इंडिफरेंस कर्व है ये आप लोगों का कौन सी यूटिलिटी का पार्ट है, ये हम लोगों के पास में ऑर्डिनल यूटिलिटी का पार्ट है, जहां पर जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, मेजरेबल नहीं होती है। ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो कंसेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, ये किन्होंने दिया था, हिग्स एंड एलन ने दिया था। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को ये क्या करती है, शो करती है। तो ये ओ वाई एक्सिस है, ये आप लोगों के पास में ओ एक्स एक्सिस है। यहाँ पर किसको शो किया जाता है, गुड एक्स को। यहाँ पे किसको शो किया जा रहा है, गुड वाई को, या ए और बी लगा लो। तो ये आप लोगों के पास में क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व होती है। तो जो इंडिफरेंस कर्व होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, स्लोप। ये पूछ रहे कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो स्लोप अपवर्ड होती है, ये वाली बात गलत है। जो इंडिफरेंस कर्व होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। ठीक है, मतलब कि डाउनवर्ड नीचे आएगी। क्यों नीचे आती है, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक गुड्स की कॉम्बिनेशन को, अगर हम लोग एक यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। तो ये गलत हो गया। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं बचा। कभी भी जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं, ये दो इंडिफरेंस कर्व आप लोगों के पास में, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व ये आप लोग के पास में करेक्ट है। जैसे कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व बनी हुई है, इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया, इंडिफरेंस कर्व 2 हो गया। सो अगर ये नीचे ही आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ ही झुकती है ये। सो अगर जो इंडिफरेंस कर्व है वो आप लोगों के पास में जितना क्या होगा, नीचे होगा। ओके, मतलब कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व आप लोगों के पास में क्या होगा, तो ये नीचे आते। तो जो आप लोगों के पास में क्या होगा, हायर द इंडिफरेंस कर्व, जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ना कि कनकेव होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स नेचर की होती है, जितना ऊपर होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। और एक और फीचर होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो कभी भी ओ एक्स एक्सिस या ओ वाई एक्सिस को टच नहीं करती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका रीजन आंसर हो जाएगा। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि एक गुड को अगर इंक्रीज करना है तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कन्वेक्स नेचर की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पाया जाता है। इस रीजन से ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, कन्वेक्स होती है। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस नहीं है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ द फर्म होती है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो आप लोगों के पास में क्या होगा। सो मोदी गिलानी मिलर की जो थ्योरी है वो आप लोगों के पास में क्या कहती है, तो जो कॉस्ट ऑफ, तो ये आप लोगों के पास में किस चीज के ऊपर बात करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, जो कॉस्ट ऑफ जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, ये जो मोदी गिलानी मिलर थ्योरी होती है ये इररेलेवेंट थ्योरी है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस ये इररेलेवेंट है। ये क्या कहते हैं कि चाहे क्या होगा, डिविडेंड को बांटो या ना बांटो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट को यूज करो या ना पढ़ो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये क्या कहती है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म होती है और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोगों के पास में कॉम्बिनेशन होता है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है ना आप लोगों के पास में, डेट कितना डेट को यूज किया गया, कितना इक्विटी को यूज किया गया, रिटेन अर्निंग, उसका एक रेशियो बनाया जाता है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, व्हेन द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, बीटा इज 1.5, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो जो वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड रिटर्न की वो आप लोगों के पास में क्या होगी। तो जो वैल्यू होती है रिटर्न की, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है ये आप लोगों के पास में कितनी है, 7% है। बीटा कितना हम लोगों के पास में 1.5 है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7% है। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 7% प्लस में 1.5 इंटू में आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 7% प्लस में आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 12%। तो दोनों का मिक्स 12% और 7% ये क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये आप लोगों के पास में किसका फॉर्मूला रहता है, CAPM मेथड के अंडर आप लोगों के पास में आता है। CAPM मेथड क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। CAPM जो रहता है ये क्या होता है हम लोगों के पास में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, जब किसी का डाटा जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब कि किसी और का डाटा है लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है, प्लेगरिज्म होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रिसर्च में इसको अवॉइड किया जाता है। तो इसमें से क्या प्लेगरिज्म नहीं है, तो किसी और प्रोड्यूसिंग द आइडियाज ऑफ अदर एज वन ऑन, किसी और के आइडियाज को अपना कह देना, प्लेगरिज्म होगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑन एकेडमिक वर्क विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स, जैसे कि हमने किसी सोर्स किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी कर लिया, उसको एक्नॉलाइज नहीं करवाया तो अपना उसको शो कर दिया, अपना नाम दे दिया, तो ये भी प्लेगरिज्म होगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में था वहां से कॉपी कर लिया तो वो भी प्लेगरिज्म होगा। लेकिन ड्रॉइंग द कंटेंट फ्रॉम अदर वर्क विद द ड्यू एक्नॉलेजमेंट, जहां पे उसको एक्नॉलाइज कर दिया कि हमने जो ये डाटा है ये वहां से लिया है, उसको एक्नॉलाइज कर दिया, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्लेगरिज्म नहीं होता है, बाकी सभी प्लेगरिज्म है, ये प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको अभी लास्ट हमारी वीडियो आई थी हमने उसमें कवर किया था। विच टेस्ट इज, यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों से, विच टेस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनोवा व्हेन द अजम्पशंस आर नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो याद हो जाएगा, पहली बात तो जहां पे नॉर्मेलिटी की होमोजेनिटी की अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, सो वहां पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आप लोगों का क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, जहां पे नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी सेटिस्फाई होगी वहां पे पैरामीट्रिक टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और जो वन वे अनोवा है उसका नॉन पैरामीट्रिक नेम क्या है, क्रूसेल वॉलेस टेस्ट आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी, ओके, तो यह हो जाएगा। और मैन विटने यू टेस्ट जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जो अनपेयर टी टेस्ट रहते हैं उनके अंदर आप लोगों के पास में क्या होगा, मैन विटने यू टेस्ट होता है। जो पेयर टी टेस्ट होते हैं वहां पे क्या रहता है, विल्कोक्सियन साइन रैंसम टेस्ट आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी, विल्कोक्सियन साइन रैंसम टेस्ट पेयर टी टेस्ट होता है। क्रूसेल वॉलेस टेस्ट जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, वन वे अनोवा होता है। ठीक है, जो टू वे अनोवा होगा वो आप लोगों के पास में क्या होगा, फ्रीडमैन टेस्ट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट,
नॉन पैरामेट्रिक मैन विटने यू टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, विल्कोक्सन साइनरैंसम टेस्ट, वन वे अनोवा नॉन पैरामेट्रिक क्रूसेल वॉलिस टेस्ट, टू वे अनोवा फ्रीडमैन टेस्ट। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन पैरामेट्रिक होता है और जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड होता है वो नॉन पैरामेट्रिक होता है। जेड टेस्ट आप लोगों के पास में पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है जी, याद हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन द रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy एंड byx इज bxy 1.6 और byx 0.04 है। तो आप लोग को पता है कोरिलेशन जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज द अंडर रूट ऑफ bxy और byx का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट आप लोगों के पास में आता है। तो r इज इक्वल टू, तो जो bxy है वो कितना है 1.6 है और ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो जो r रहेगा वो आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा 6.4 आप लोगों के पास में हो जाएगा। तो जो r रहेगा ये आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 6.4 नहीं होगा 0.64 आप लोगों के पास में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में 16/10 4/10, तो ये कितना हो जाएगा 64/100। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 0.064, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं bxy byx और r, इनके जो तीनों के साइन होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या होते हैं, तीनों के साइन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, रिग्रेशन आप लोगों के पास में क्या बताता है, रिग्रेशन में हम लोग यहाँ पे किसको स्टडी करते हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, रिग्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, एक रिग्रेशन लाइन आप लोगों के पास में रहती है, जैसे कि y जो है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, या फिर x अगर x की वैल्यू को निकालना हो तो a प्लस बी वाई होता है। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये आप लोगों के पास में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो a होता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, इंटरसेप्ट है। जो b है ये क्या होता है, स्लोप होता है। ये जो x और y है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट विद एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज नोन एज। तो एक जो सुपरवाइजर होता है वो कितने सबऑर्डिनेट को अपने अंडर रखता है, एक सुपरवाइजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट को रखता है, ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, इट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ये आप लोगों के पास में दो टाइप का होता है। अगर एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट के अंदर लार्ज नंबर को रखता है, सुपरवाइजर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को अपने अंडर रखता है, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। और जब वाइड स्पैन होता है तो क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। ठीक है, और अगर वो थोड़े से सबऑर्डिनेट को अपने अंडर रखता है तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। और जहां पे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है तो वहां पे एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, यहाँ पे एक जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को सबसे पहले क्या देता है, काम देता है। तो काम को देना ये क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, डिसीजन पावर दी जाती है, ताकि क्या क्रिएट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी को क्या करवाया जा सके, क्रिएट किया जा सके। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, जहां पे जो एक सुपरवाइजर होता है वो सारी पावर को अपनी ही मुट्ठी में रखेगा, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। और अगर सारी पावर को बांट दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है उसके लिए बताया गया है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसको क्या कहा जाता है, VIE थ्योरी भी कहा जाता है। ये किन्होंने दिया है, वेक्टर व्रूम ने दिया है। तो VIE के अंदर क्या होता है, वैलेंस
को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक्सपेक्टेंसी से। बैलेंस का मतलब हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उसके लिए हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों के पास में क्या आता है, मोटिवेशन आता है। बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेशंस को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, मोटिवेशन। ये वेक्टर व्रूम की लीडरशिप की थ्योरी है। पाथ गोल थ्योरी किन्होंने दी है, रोबोट हाउस ने दी है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेंज वेट सिस्टम किन्होंने दिया है, एफडब्ल्यू टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने एक और कंसेप्ट दिया है, क्या कंसेप्ट दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो पुरानी मैनेजमेंट होती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए और जो न्यू मैनेजमेंट के स्टाइल्स होते हैं उनको क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। तो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम जो है ये किन्होंने दिया है, एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया है। ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है ये किन्होंने दी है, एल्टन मायो ने दी है। तो क्लासिकल स्कूल होता है, क्लासिकल स्कूल के अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आती है जो किन्होंने दी थी, हेनरी फ्योल ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो किन्होंने दिया है, एफडब्ल्यू टेलर ने। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो किन्होंने दी है, मैक्स वेबर ने। नियो क्लासिकल अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच आती है और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वेक्टर रूम, पाथ गोल, रॉबर्ट हाउस, डिफरेंशियल वेज, एफडब्ल्यू टेलर, ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मायो ने दिया। एक्स और वाई थ्योरी किन्होंने दी है, डगलस हेम्सिग रोजगर ने दी है, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। बाकी 15 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। Which one of the following is not the operative function of human resource management? HRM में उसके 2 तरीके के फंक्शन होंगे। एक आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। एक ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं। तो ऑपरेटिंग फंक्शन में क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है, डेवलपमेंट आती है, एम्प्लॉइज को डेवलप करना, प्रोक्यूरमेंट आती है। लेकिन जो डायरेक्टिंग है ये आप लोगों का ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल है। डायरेक्टिंग क्या होता है, जहां पे बताया एम्प्लॉइज को डायरेक्ट किया जाता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। और डायरेक्टिंग में क्या होता है, मोटिवेशन को इंक्लूड किया जाता है, सुपरविजन को इंक्लूड किया जाता है, कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, और आप लोगों के पास में एक और क्या आता है, लीडरशिप आती है। और एक्चुअल में डायरेक्टिंग के अंदर ही आकर क्या होता है, काम स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली आप लोगों को ये जो वीडियोस है वो अच्छी लग रही होंगी, तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू बच्चा लोग। वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।